हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार का रोड मैप पेश किया और पिछले 10 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष बिना नेता प्रतिपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरता भी नजर आएगा। 3 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार से ओर से कुछ महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र पर देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम सत्र का सार। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन सबसे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पहली बार चुनकर आए 40 विधायकों का स्वागत किया। उन्होंने 13 महिलाओं के भी विधानसभा पहुंचने पर खुशी जताई। माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सदस्यगण, 15वीं हरियाणा विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस गरिमामय सदन के सदस्य बनने पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं तथा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों ने हाल ही में संपन्न चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया और आप लोगों को अपने अधिकारों का पैरोकार बनाकर विधानसभा रूपी राज्य की इस पंचायत में भेजा है। मुझे विश्वास है कि विधायक के रूप में आप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से करेंगे। इस 15वीं विधानसभा के 90 सदस्यों में 40 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए। मैं उन सभी सदस्यों का विशेष स्वागत करता हूं। 14वीं विधानसभा में नवरत्न रूपी 9 महिला सदस्य चुनकर आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार यह संख्या करीब 1.5 गुना बढ़कर 13 हो गई है। राज्यपाल ने विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर वोटर्स और चुनाव आयोग को उनका भी आभार प्रकट किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस बार का जनादेश ने ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार की नीतियां जनता को पसंद आई। इसलिए ये पहली बार है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी है। राज्य का विकास, देश का विकास, इसी धारणा के साथ सरकार आगे बढ़ेगी और काम करेगी। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणामों से साफ हुआ कि लोगों को सरकार की नीतियां पसंद आई हैं। मेरी सरकार को इन चुनाव में ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है। यह जनादेश सरकार की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में प्रदेशवासियों की अटूट विश्वास और निष्ठा की पुरजोर अभिव्यक्ति है। यह इस बात का परिचायक है कि लोग भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन तथा सर्वसमावेशी विकास के पक्षधर हैं। यह जनादेश इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के आम जन ने सरकार की नीतियों को पसंद किया है और उस पर अपनी सहमति और स्वीकृति की मोहर लगाई है। हमारे प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया गया है। वर्ष 2024 का यह चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मेरी सरकार ने 10 वर्ष से सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सहयोग और अंत्योदय उद्यान का जो मिशन चलाया है, यह उस पर समर्थन की मोहर है। यह जनादेश है कि हरियाणा को विकसित बनाने का काम
नॉन स्टॉप चलता रहे और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ते रहेगी। विधानसभा में अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने यह तय किया कि खजाने से निकला हर पैसा लोगों के काम आए। राज्यपाल ने कहा कि चुनाव से पहले जारी किए गए संकल्प पत्र को आधार बनाकर हमारी सरकार काम करे। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की जाती है। इस बार मानसून में देरी के कारण फसल की लागत में बढ़ोतरी हुई। इस बार मेरी सरकार ने हर किसानों को इस घाटे से उभरने के लिए प्रति एकड़ 2000 रुपए देने का काम किया है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए किसान कल्याण मेरी सरकार की नीतियों के केंद्र में। इस दिशा में मेरी सरकार ने कुछ दिन पहले ही अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को जड़ से खत्म किया है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कई काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मंत्र को हरियाणा सरकार पूरी तरह से ग्राउंड पर उतार कर काम कर रही है। रात के शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को परिवहन की सुविधा सरकार की तरफ से मिल रही है। राज्यपाल ने युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर कहा कि मेरी सरकार प्रदेश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उनके विकास पर काम कर रही है। युवाओं को सरकारी नौकरी बिना पर्ची खर्ची के मिल रही है। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मेरी सरकार ने सरकारी नौकरियां दी। गवर्नर ने अभिभाषण में कहा, सरकार अब नए 2 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रही है। इस पर सरकार काम कर रही है। विदेश में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं को सही मार्गदर्शन देने का काम सरकार आने वाले समय में करेगी। मेरी सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से 1 लाख मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाएगी। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विदेशों में रोजगार पाने की इच्छुक युवाओं को सरकार उचित मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेगी। डंकी रूट की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विस्तृत योजना बनाई जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के पूर्व दिवंगत सदस्यों के प्रति सदन की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जसवंत सिंह के 26 जुलाई 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 17 सितंबर 1933 को हुआ। वे वर्ष 1967 तथा 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1967 के दौरान उप मंत्री तथा वर्ष 1997-2000 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए कृषि, बिजली, पशुपालन एवं डेयरी विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ है। वे हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री भागीराम के 13 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1945 को हुआ। वे वर्ष 1977, 1982, 1987, 1996 तथा 2000 में 5 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य मंत्री रहे।
उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ है। वे वर्ष 1987-88 के दौरान संसदीय सचिव रहे। वे कॉन्फेड के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने गरीब किसानों की दशा सुधारने के लिए विकासात्मक कार्यों के सक्रिय भाग लिया। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री हरि सिंह सैनी के 10 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1936 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए नागरिक उड्डयन, पर्यावरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ है। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणधीर सिंह के 8 जुलाई 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 10 जुलाई 1936 को हुआ। वे वर्ष 1967 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नरेश यादव के 5 नवंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1963 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य ने एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 6। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुभाष चौधरी के 17 सितंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1952 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे हमेशा गरीब विद्यार्थियों तथा गरीब परिवारों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 7। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राकेश दौलताबाद के 25 मई 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 17 मार्च 1980 को हुआ। वे वर्ष 2019 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी दिवंगत सदस्यों के प्रति सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री जसवंत सिंह के 26 जुलाई 2024 के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 17 सितंबर 1933 को हुआ। वे वर्ष 67 और 96 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 67 के दौरान उप मंत्री तथा वर्ष 97-2000 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए कृषि, बिजली, पशुपालन एवं डेयरी विकास, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य के जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम के अध्यक्ष भी रहे। उनके खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से
राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री भागीराम के 13 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1945 को हुआ। वे वर्ष 70, 82, 87, 96 तथा 2000 में 5 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 90-91 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे वर्ष 87-88 के दौरान संसदीय सचिव रहे। वे कॉन्फेड के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने गरीब किसानों की दशा सुधारने के लिए विकासात्मक कार्य में सक्रिय भाग लिया। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री हरि सिंह सैनी के 10 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1936 को हुआ। वे वर्ष 87 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 88-89 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए नागरिक उड्डयन, पर्यावरण तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसी महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे समाज के गरीब एवं कमजोर लोगों के कल्याण के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक, एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणधीर सिंह के 8 जुलाई 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 10 जुलाई 1936 को हुआ। वे वर्ष 67 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नरेश यादव के 5 नवंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा प्रकट करता है। उनका गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 जनवरी 63 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने गवर्नर के भाषण पर चर्चा करते हुए कहा, चुनाव से पहले घोषणा की गई थी कि सूबे की महिलाओं और बहनों को 2100 रुपए मासिक रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने गवर्नर के भाषण पर चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव से पहले घोषणा की गई थी कि सूबे की महिलाओं और बहनों को 2100 रुपए मासिक दिए जाएंगे, लेकिन इसमें कोई जिक्र नहीं है। अभी भाषण में ये कहीं नहीं कहा गया कि वो इस राशि को कैसे और कब से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर महामहिम के माध्यम से आभार व्यक्त किया कि जनता ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई। और मुख्यमंत्री जी को इस अभिभाषण में सरकार को यह भी दिखाना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी गिनती से 2 दिन पहले कह रहे थे कि सारे इंतजाम हो गए हैं, सारे अच्छे प्रबंध कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी उनका भी जिक्र कर दो, कौन से प्रबंध थे वो, उनका भी धन्यवाद कर देंगे, आप ही कर दियो। तो ये चुनाव से गिनती से पहले ये मुख्यमंत्री का ध्यान आना कि सारे प्रबंध कर दिए गए, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि जो प्रजातंत्र के अंदर जनता का फैसला था उसको चुराया गया। और इस चुराने में ईवीएम का भी इस्तेमाल हुआ, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए था, जो इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब इसका जवाब देंगे। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने सरकार पर साधते हुए युवाओं को पक्की नौकरी देने और डीएपी खाद का मुद्दा भी उठाया। गीता बुक्कल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। 2 लाख नौकरियां खाली होने के बावजूद
नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। रोजगार पाने के लिए युवा विदेश जा रहे हैं। हरियाणा की गांव खाली हो गए हैं। उम्मीद कर रहे थे कि इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय बताएंगे कि हमारी बहनों को लाडो योजना के तहत 2100 रुपया कब से मिलना शुरू होगा। एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, लेकिन उस पर भी कोई खास चर्चा नहीं हुई। बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा युवा या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, महंगाई से जूझ रहे हैं। हमारा जो युवा है, अभी बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1,20,000 बच्चों को हम सेवा सुरक्षा देंगे। आप उनको पक्की नौकरी क्यों नहीं दे रहे? जब आप कह रहे हैं 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है, तो मैं जानना चाहती हूँ इस सदन के माध्यम से कि उपाध्यक्ष महोदय, तो जो अगर 1,20,000 इनको आप समायोजित कर लेंगे, तो क्या ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट है? या 2 लाख नौकरियां जो है वो अलग है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, कोई शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं, कोई बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन नहीं, कोई डिसेबल नहीं। ये चल क्या रहा है देश में? कौन हमारे जो है इनकी हितों की रक्षा करने का काम करेगा? और इस तरह से बैकडोर एंट्री की जा रही है। परिवारवाद आप कह रहे थे, एक परिवार में से 4-4, 5-5 हमारे पास हैं, तो आप सूची टेबल करें, जिस समय ये आपको यहाँ पर बिल लाने का काम करेंगे। और आप बात कर रहे थे ग्रुप सी और डी की, ग्रुप सी डी के लायक रह गए क्या हमारे हरियाणा के बच्चे जो आईएएस में टॉप करते हैं, इंडियन जो बाहर जा रहे हैं, आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन केवल ग्रुप और सी और डी के लिए हरियाणा के बच्चों को आज क्या कारण है? क्लास 1 और क्लास 2 में उसको बच्चों को नहीं दे रहे। जुडिशरी का रिजल्ट आया, आपने रिजर्वेशन की जो सीटें थी उसको खाली छोड़ने का काम किया और जनरल कैटेगरी में जो है बाहर के बच्चों को भरने का काम किया। क्यों हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में पक्की नौकरी नहीं दी जा रही? यही कारण है कि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, डंकी के माध्यम से विदेशों में पलायन कर रहा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। स्पीकर महोदय का खुद का जो क्षेत्र है, पूरे गांव वहां पर खाली हो गए हैं। बूढ़े माँ बाप यहां पर रह गए, पैसा अपनी जमीन बेचकर वो जा रहे हैं। इलीगल तरीके से उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। आईएनएलडी विधायक आदित्य चौटाला ने सदन में किसानों का मुद्दा भी उठाया। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए आदित्य चौटाला ने कहा कि मंडियों में किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मंडियों में नमी जांचने वाली मशीनों में गड़बड़ी पाई गई है। सरकार और विभागों में तालमेल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं जब राज्यपाल जी का अभिभाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा हरियाणा देश का एक पहला राज्य ऐसा है जिसने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दिया। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, आज की मंडियों के हालात की बात आपके साथ कर रहा हूं। आज धान के ऊपर सरकार ने 2320 रुपए एमएसपी निर्धारित कर रखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं खुद मंडी में जाके आया हूं। मेरी विधानसभा में 4 मंडियों में धान आया है और मैं चारों मंडियों में जाके आया। 95% किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। 20-20 दिन, महीना किसान अपनी फसल को बेचने की जुगाड़ में है और आखिर में उनको 1800-2000 रुपए अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। मॉइस्चराइजर के नाम पे, नमी के नाम पे सर किसान को ठगा जा रहा है। मार्केट कमेटी का मीटर अलग है जो नमी चेक करता है, उसके आंकड़े अलग आते हैं। आड़ती का जो मीटर है उसके आंकड़े अलग आते हैं। खुद जो मीटर जो है, जो मशीनें जो नमी चेक कर रही हैं, आपस में एक मशीन का मेल नहीं खाता और नमी के नाम के ऊपर किसान को इस तरीके से ठगा जा रहा है। जब किसान एमएसपी के ऊपर धान बेचता है तो कहते हैं मिलर नहीं है, परचेजर नहीं है, लेकिन वही किसान अगर उस फसल को 1800-2000 बेचता है तो मिलर भी उपलब्ध हो जाता है और परचेजर भी आ जाता है। किसान के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उसे 10 दिन के अंदर धान की फसल मंडी में ले जाने के 10 दिन के अंदर वो फसल भी बेचनी है, आगे गेहूं की बुआई भी करनी है और सुबह 4 बजे से डीएपी के लिए लाइन में भी लगना है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथियों ने एक बात और रखी डीएपी के बारे में। सबने अपने अपने आंकड़े दिए, मैं अपनी विधानसभा के आंकड़े आपको देता हूं। मेरी विधानसभा में नालून ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, 93,000 डीएपी बैग की जरूरत है और कल तक केवल 15,500 बैग नालून विधानसभा तक पहुंचे।
माननीय मंत्री जी बीच में खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि स्टॉक बचाओ, हमारे स्टॉक में डीएपी है। मैं पूछना चाहता हूं 10 दिन के बाद गेहूं की बुआई का समय निकल जाएगा और आपकी डीएपी स्टॉक में धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन उस वक्त तक किसान बर्बाद हो चुका होगा। पहले कहते थे देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। सर, आज सोशल मीडिया के ऊपर हमारे प्रदेश का मजाक बनाया जाता है कि आओ हमारे हरियाणा में जहां खाद मिलती है थाने में, पुलिस की मौजूदगी में डीएपी बट रही है। अध्यक्ष महोदय, लाठियां चार्ज हो रही हैं और अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया केवल 2 एकड़ का किसान जिसे केवल 2 बैग डीएपी के चाहिए थे, वो सुबह 4 बजे लाइन में लगा और सुबह 4 बजे लाइन में लगने के बाद जब उसको शाम को डीएपी नहीं मिली, जब स्टॉक बीच में हर रोज स्टॉक खत्म हो रहा है, तो उसने आत्महत्या की सोची। अध्यक्ष महोदय, आज डीएपी की कमी है। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। किसानों के मुद्दे को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सुरजेवाला ने सरकार से सवाल भी पूछा कि कैथल में कब तक यूनिवर्सिटी बनेगी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं मुझे समय देने के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास किया, मुझे आज टिकट दी और आज मैं यहाँ विधायक बन के आप सबके बीच में बैठा हूँ। मैं अपने से कैथल वासियों से, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति के धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरा चुनाव, खुद का चुनाव सोच के लड़ा, अपने बेटे अपने भतीजा का चुनाव सोच के लड़ा और मुझे आशीर्वाद दिया कि आज एक 25 साल का विधायक इस विधानसभा में बैठा है। 40 साल बाद हरियाणा के इतिहास में कितना युवा विधायक चुन के आया है, तो आप सबका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैं जानता हूं कि पहली बार विधायक चुना हूं तो थोड़ा सा मैं पहले 2 मिनट लेना चाहता हूं। जो मेरा हल्का है, जो मेरा जिला है, उसकी जो समस्या है, एक बार उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि मैं जानता हूं पिछले 5 साल से कैथल की आवाज किसी ने विधानसभा में नहीं उठाई। पिछले 10 साल से कैथल का विकास ठप पड़ा हुआ है, कोई विकास नहीं हो रहा। जो प्रोजेक्ट पेंडिंग थे 10 साल पहले, आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। 25 अक्टूबर 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी अनाउंस की थी कैथल के लिए। ये आर्टिकल रहा। 9 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी को, अब तक किसी को कैथल में नहीं पता वो यूनिवर्सिटी कहां होनी चाहिए। राज्यपाल जी के अभिशासन, राज्यपाल जी के स्टेटमेंट में उन्होंने ये तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के बारे में तो कभी मेंशन किया नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है जो महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी बन रही है ये कहीं बादलों में, क्लाउड में ही बन रही है, क्योंकि अगर जमीन पे बननी होती तो 9 साल में हमारी यूनिवर्सिटी बन चुकी होती। 13 जुलाई 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन किया था कैथल में। 4.5 साल हो गए। आदित्य जी, पेपर्स डिस्प्ले होती है, अपनी बात रखिए प्लीज। 4.5 साल में पहले फ्लोर के पिलर भी नहीं लगे हैं इस यूनिवर्सिटी के। 950 करोड़ की रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी की। आप अगर बजट खोलोगे, कोई पैसा इतना सैंक्शन हो ही नहीं रहा। ये मेडिकल कॉलेज बनेगा कैसे? मैं तो बोलता हूं राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो कहा था कि हम मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाएंगे, मुझे तो लगता है सीट नहीं बढ़ानी पड़ेगी, इस मेडिकल कॉलेज में हमें बेड बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ये स्पीड पे ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो विधायक, जो स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, उनकी इतनी उम्र हो जाएगी, वो इतने बुजुर्ग हो जाएंगे, उनको यहाँ बेड चाहिए होगा, क्योंकि वहां ये पेशेंट की तरह एडमिट हो रहे होंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान अधिकतर विधायकों ने डीएपी खाद, किसानों से संबंधित समस्याएं, पराली और रोजगार का मुद्दा भी उठाया। विधानसभा का सत्र 3 दिन चलेगा। 13 नवंबर को शुरुआत के बाद 14 और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही होगी। इस दौरान सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट जनता टीवी।